नमस्कार, मैं यूसरा सिद्दीकी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे आज के खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपको ले आए हैं बागपत के बड़ौत इलाके में। जी हाँ, बागपत, जहां का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आती है उस खास इंसान की जिसने अपने देशवासियों के लिए और देश के सारे किसानों के लिए बहुत काम किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह लगातार यहाँ से 3 बार सांसद रहे और साथ ही वह किसी न किसी पार्टी से यहाँ के मंत्री भी रहे। मगर उनके इस नेतृत्व जीवन में उन्होंने यहाँ किन किन चीजों में और क्या क्या विकास किया, आज हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही खास शख्सियत। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर तोमर जी, जो कि बीएसपी से जिला अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है मनोज आर्य जी, कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम शर्मा और ओपी शास्त्री जी भाजपा से। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय तोमर, जो कि राष्ट्रीय लोकदल पूर्व विधायक है। चलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता डॉक्टर अजय तोमर से। सर, आप बताइए, आपके मुताबिक यहाँ के जो सांसद हैं चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने यहाँ अपने लोगों के लिए कितना काम किया है? ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, जो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अब आप ये बताइए, उन्होंने काम कितना करा है यहाँ पे? वो काम की जहाँ तक बात है, यहाँ अकेला बागपत के काम की बात नहीं है। अगर आज किसान जिंदा है तो चौधरी अजीत सिंह की नीतियों के कारण जिंदा है। चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश में जब किसान पीड़ित था, जब यहाँ का किसान को मजदूर के रूप में जाना जाता था, उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे किसानों के लिए जमींदारी खात्मा लाने के बाद किसानों को उनको जमीन का अधिकार दिलाने का काम करा। चौधरी चरण सिंह जी को पीड़ा हुई कि मैंने इनको जमीन तो दिला दी है, लेकिन ये इन खेतों में जाएंगे कैसे? तो मैडम, शब्द है चकबंदी, चकों को बांधना, जिसकी कल्पना नहीं की होगी किसी ने। चौधरी चरण सिंह जी चकबंदी लेके आए, चकों को एक जगह बांधने का काम करा। किसान का 2 बीघे खेत कहीं, 10 बीघे कहीं, 40 बीघे कहीं, उसको एक जगह बांधकर चकबंदी की। फिर खेत में जाने का रास्ता नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूं और देशवासियों को भी इस माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चक रोड, एक नया शब्द इजाद किया चौधरी चरण सिंह ने, चक रोड, चक में जाने का रास्ता। वो उन किसानों को सीधे सीधे चक तक जाने का रास्ता देने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। चलिए, यही बात हम जाके आपसे पूछते हैं, आप इनकी बात से किस हद तक सहमत हैं? मैं इनकी बात से सहमत, केवल निराशा ही निराशा दी है। पिछले 1 दशक से यहाँ पे कोई नए उद्योग का निर्माण नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए मैं यहाँ से जो क्षेत्रीय सांसद है हमारे चौधरी अजीत सिंह जी, उनको जिम्मेदार मानता हूँ। यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे जो है सीधा आदमी, ठीक ठाक आदमी अगर यहाँ से केवल बागपत तक जाए तो बीमार हो जाएगा। चलिए, हम अपनी इस बातचीत को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हुई थी डॉक्टर अजय तोमर से, जिन्होंने अपने सांसद चौधरी अजीत सिंह के लिए खुलकर उनका समर्थन किया था। वहीं हमारी बात हुई थी दूसरी तरफ सुधीर तोमर जी से, जिन्होंने ये भी कहा था कि जनता को चौधरी अजीत सिंह से केवल निराशा के कुछ और नहीं मिला। चलिए, इसी बात पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बात पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे। सर, आप बताइए, आप इन दोनों नेताओं में से किसकी बात का समर्थन करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सब एक दूसरे की मर्जी है, वो सब अपने अपनी पार्टी के लिए कहेगा और उसके लिए कहेगा। रही बात ये कि चौधरी साहब ने यहाँ किया है, जो किया है, यहाँ के उसके कार्यकर्ता उससे संतुष्ट हैं, तभी तो बार बार उन्हें सांसद बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं कि उन्होंने? मैं संतुष्ट हूँ या ना हूँ, मैं एक पत्रकार। वहीं जाकर हम अपनी जनता से भी ये बात पूछना चाहेंगे कि ये जो विकास का मुद्दा है, जो ये विकास की बात उठी है यहाँ पर पिछले 15 सालों में, और जहाँ इन्होंने हमें बताया कि वो पिछले 7 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो अपने इन 7 बार से उनकी सांसदीय जीवन में उन्होंने यहाँ पे कितना विकास करा? मैम, आप बताइए, आप अजीत चौधरी जी के लिए क्या बात बोलना चाहेंगी? उन्होंने कितना विकास किया? मैडम, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की पीसीसी सदस्य लता चौधरी हूँ। मैं यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। यहाँ विकास की बात करते हैं, राज्य सरकार विकास करती है। राज्य सरकार में अगर साझेदारी हो, कुछ हो तभी यहाँ विकास होगा। आप दिल्ली से आकर चलेंगे, सड़कों का हाल आप देखिए। पहले सड़क में कांग्रेस के शासन में सड़क में गड्ढा होता था और अब गड्ढे में सड़क है। ये सपा सरकार जो है, सपा सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। क्या अभी 4 दिन पहले मुलायम सिंह के भाई आए थे यहाँ पे, क्या उन्हें सड़क नहीं दिखाई दी यहाँ पे आते हुए?
कितनी सड़क में गड्ढा है, और जब जच्चा और बच्चा को लेकर जाते हैं तो उसका प्रसव वहीं पर खराब हो जाता है और वो मृत्यु दर को चली जाती है। क्या उनको पता नहीं उनके घर में स्त्री जन्म नहीं देती बच्चे को? जी हाँ, ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे। यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो वहाँ पे जो स्टाफ है उसकी भी एक बहुत बड़ी कमी है, और वहाँ पे जो यंत्र है, जो मतलब साधन होते हैं अस्पताल में, उसकी भी एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने दूसरे कैंडिडेट के पास, उनसे पूछते हैं कि वो क्या बात बोलना चाहते हैं। यहाँ जो भी है किसान का है, किसान का किसान का, लोक दल का नहीं। मैं यहाँ जो भी है किसान का है। किसान के खिलाफ जो बोलने का उसे हम बिल्कुल नहीं बोलने दें। चौधरी अजीत सिंह ने पिछले साल 1 लाख किसान बुला के दिल्ली में ये जो गन्ने का भाव था 129 रुपए रखना चाहते, राज्य सरकार को हक दिला, और उसके कारण गन्ना 300 बिका चौधरी अजीत सिंह के कारण। इसलिए वोट देते अजीत सिंह को। बिना अजीत सिंह के किसानों की कोई कुछ नहीं कहता। मोदी का मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, 20,000 योजना का उनमें हमें क्या किसान की थी? किसान है हम, 20,000 और को यहाँ सबसे ज्यादा सड़कें हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन है। एक चीज लेकर आगे मोदी मुझे भरनगर में बर्बाद किए। भाई मोदी ने सपा ने आज जो काम हो रहा, अठार कभी झगड़ा नहीं हुआ। 1947 में भी इन्होंने झगड़ा करवा दिया है। झगड़ा करवा ले सारे पे, अल्लाह करम ना करो, इस पश्चिम को डाल दो, इसे बढ़ाना। किसानों का प्रदेश है, किसानगिरी की बात करो। यू करना मिल में उसमें जो होगा कोल्लू में 60 रुपए 70 रुपए। मेरा नाम विजेंद्र शर्मा है, मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ यहाँ और कांग्रेस का जिला महामंत्री हूँ। जहाँ तक चौधरी अजीत सिंह का सवाल है, सांसद को जो निधि मिलती है सांसद अपनी वही खर्च कर पाएगा। सरकार का जो काम है सड़कें बनाना, विकास करना, अस्पताल बनाना, फैक्ट्री लगाना, क्योंकि कांग्रेस और लोकदल की सरकार यहाँ से काफी दिनों से नहीं है। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकार रही है यहाँ, लेकिन सपा और बसपा की सरकार यहाँ कोई विकास नहीं कर रही है। इस क्षेत्र को उन्होंने पंगु बना दिया है। यहाँ नहीं चाहती है सपा और बसपा कोई भी यहाँ कार्य हो। ना यहाँ सड़कें हैं, ना कोई उद्योग धंधा है। यहाँ चोरी डकैती लूटमार और मर्डर बहुत संख्या में है, लेकिन इन पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। सपा सोचती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और खास तौर से जनपद बागपत, मेरठ और सहारनपुर मंडल को यहाँ कोई विकास ही ना हो, जिससे यहाँ के लोग भूखे रहे। यहाँ के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि सांसद को कितना पैसा उसके पूरे कार्यकाल में एक बार में मिलता है? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सांसद को। 5 करोड़ रुपए इलाके में लगते हैं, वो भी आप लगते हैं सड़कों में। कितना लगा सकता है 5 करोड़? कौन से वाली सड़क पे लगी बताएं? सड़कें हर क्षेत्र में लग रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप पूरी विधानसभा में घूमे और आपको पता लग जाएगा। बोर्ड यहाँ सिवाय अजीत सिंह ने जो गांवों में सड़कें खड़ंजे बनवाए हैं या किसी और दल ने नहीं बनवाए। सपा पार्टी ने लैपटॉप भी तो बांटे हैं। सपा ने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप के लिए बिजली भी तो चाहिए। बिजली है ना, बच्चे क्या करेंगे? वो लैपटॉप चल नहीं रहे हैं। आप बच्चों से पूछे जिनको लैपटॉप मिले हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भाजपा के मिस्टर ओपी शास्त्री। आइए चलते हैं, पूछते हैं इनसे कि यूपी में जो इन्हें बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। हमें यूपी में ना ही कोई सरकार बनाने का मौका मिला है। हम कभी भी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो अपने स्तर से और अपने अस्तित्व से उत्तर प्रदेश सरकार में आएगी और केंद्र सरकार में अपने अस्तित्व से आएगी। हमें किसी के भी सहयोग की इस समय जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की हवा चल रही है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। जी देखिए, दिल्ली में हवा है, आप ये नहीं कह सकते दिल्ली में हवा नहीं है। दिल्ली में पूर्ण रूप से आप हवा देख पा रहे हैं। परंतु मैं कहता हूं जहां बात आती है आम आदमी पार्टी की, जब आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार पार्टी बताती है और उसे मौका दे दिया जाता है, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं वो लोग? जब बिना शर्त के कांग्रेस उसे समर्थन कर रही है तो आइए बीच में मैदान में आइए और देखिए बैठ करके आप जितनी आपने अपनी तरफ से धारणाएं दी हैं, जितने वादे किए हैं, आप आगे चल के देखिए। आम आदमी का पार्टी का समर्थन जो यहाँ पे हमारे साथ कर रहे हैं, मनोज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहें। जहाँ तक ओपी शास्त्री जी का सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार बचने से डर रही है, इससे पहले मौका बीजेपी को दिया गया था। उनके 32 विधायक है, उन्होंने कर्नाटक का फार्मूला यहाँ पे क्यों नहीं अपनाया? वहाँ पे ऑपरेशन कमल चलाया,
तो बीजेपी को कर लेना चाहिए था। और जहाँ तक समर्थन की बात है, आम आदमी पार्टी कुर्सी के लिए सत्ता में नहीं, एक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। और आम आदमी पार्टी ने आपसे आम आदमी पार्टी ने तो ही मैं अपने जितने भी मैंने वादे जनता से किए हैं, आपने कहा हम पानी फ्री देंगे, आपने कहा हम आधी बिजली का रेट कर देंगे। अरे आइए, जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप क्यों भाई साहब, मैं आपको बता आपकी पार्टी क्यों सर, जब तक आप सत्ता पे कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, आम जनता को कैसे लाभ पहुंचा आपकी पार्टी। आपने कल न्यूज देखा, एक आदमी ने कहा कि मैंने तो आम आदमी को वोट दे दिए, अब मुझे बिजली आधी चाहिए, पानी फ्री चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं है कहाँ गया। तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी डर रही है। भाजपा और कांग्रेस हमारे संयोजक के पत्र का जवाब तो दे। आम आदमी तैयार है सरकार बनाने के लिए। भाजपा और कांग्रेस जवाब दे, हमारे पत्र के संयोजक के पत्रों का जवाब दे, 18 सवालों का जवाब दे। मनगढ़ंत पत्र अगर किसी को मनगढ़ंत पत्र नहीं है, आप रचनात्मक सहयोग नहीं देना चाहते। आर्य जी, जब आपका ये जो पत्र आप बाद में दे रहे हैं, जो आपने 15 क्वेश्चन किए हैं कि ये हमें चाहिए, 12 क्वेश्चन जो किए हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं दिए थे? पहले इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ने इनसे समर्थन नहीं मांगा, कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मांगा। कांग्रेस क्यों हमें समर्थन देना चाह रही? जिस तरह चौथ साहब को दिया था, जिस तरह चरण सिंह को दिया, देवगौड़ा को दिया, इंद्र कुमार गुजराल को दिया, कांग्रेस और अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल पर सहमति जताई है, और उधर जाकर के केजरीवाल उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनकी वास्तविकता पब्लिक के सामने है, जनता जवाब उससे एक चूहा भी जेल में नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी का पुनः चुनाव हुआ, खत्म कर देगी भाजपा और कांग्रेस के मुंह पर दिल्ली की जनता ने जो तमाचा मारा, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अन्ना का समर्थन कर रहे हो, लेकिन जब 16 दिन तक अन्ना यहाँ बैठे थे रामलीला मैदान में, तब क्यों नहीं बोला था आपकी पार्टी ने? नहीं, हमारी पार्टी ने कहा है कि कहीं आप उस फूट का फायदा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम फूट का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारे जो प्रभारी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी प्रभारी का विषय है, परंतु मैंने अपनी निजी राय बताना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि ये जो लोकपाल है, ये संशोधित करके पारित कराइए, तो संशोधित किया गया, अब उसमें हम सहमति। 2011 में भी बीजेपी सदन में बैठी थी, 2011 में भी थी बीजेपी, क्यों लोकपाल बिल का समर्थन नहीं किया था 2011 में? उसमें जब बार-बार अन्य पार्टियों को लेकर के समर्थन किया जाता है, आप सभी पार्टियां एक है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब पार्टी एक है। जब एक पार्टी आती है तो मिल बैठ कर दूर हो जाता है। देखिए, जब तक स्टैंडिंग डॉक्टर साहब ने बताया, अभी आप, मुझे ये कहना है कि हमारे साथ हमेशा सोते, उनकी भाषा है, हमारी भाषा, चाहे वो सपा रही चाहे बसपा रही, क्योंकि जो यहाँ काम हो रहा था उसमें रोना तो बने ही बने, लेकिन सौतेला व्यवहार ये कि हमारे प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निकाल के बाहर कर दिया। यहाँ तो गुड़ गांडे का प्रदेश है, अभी तक मिलें बंद रही, अभी तक मिलों का जो गन्ना पैसा मिलना था किसानों को, वो पैसा नहीं दिया गया। सब सरकार की मेहरबानी है, सब मिली भगत इस बात की है कि किस तरह किसानों को प्रताड़ित किया जाए। ये यहाँ बर्दाश्त लोग नहीं करते। उधर हमें सड़क नहीं देते, उधर हमें नहरों में पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, और कहते हैं कि हम सपा की सरकार के ने। और हमारे साथ सौतेला व्यवहार ये भी होता है कि यहाँ वो चाहते हैं कि ये लोग भूखे मरे। जिनकी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, वो शादी नहीं कर पा रहा है, जिनका मकान अधूरा है, वो सर्दी में वो सिर के छप्पर में। दिल्ली में आपकी पार्टी थी, जितनी महंगाई दिल्ली में आप लोगों ने की है, दिल्ली में पार्टी आप ही की थी। हमारी पार्टी थी। यह मुद्दा विकास का है, जितना विकास हमारी पार्टी ने किया, ये क्यों डर रहे हैं विकास करने से? क्यों नहीं बढ़ाते? ये तो टमाटर और प्याज ये खा गए भाजपा वाले, टमाटर प्याज। कांग्रेस पार्टी में आम जनता कोई विकास ना विकास हुआ। ए राजा का, सुरेश कलमाड़ी का, शीला दीक्षित का हुआ, लाखों करोड़ों रुपए घोटाले हुए, प्याज इसलिए महंगा हुआ। और पूंजी आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में। चौधरी अजीत सिंह जी के विकास के लिए, जो विकास के लिए आज लोग यहाँ आए हो, विकास की गंगा बहाने का काम अगर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में किया है, चौधरी अजीत सिंह पहली बार उद्योग मंत्री बने थे। शुगर मिलों की सीमा, जो 40 किलोमीटर पे एक शुगर मिल से दूसरा शुगर मिल होता था, वो सीमा चौधरी अजीत सिंह ने अपने कलम से, अपने साइन से घटा के 10 किलोमीटर करने का काम किया, जिसके बाद 43 शुगर मिल उत्तर प्रदेश। यही नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी ने सुनिश्चित किया है कि हर किसान का 90% से 100% तक गन्ना शुगर मिल को जाए। जो कलेसर पे लगभग चौथाई मूल्य पर गन्ना जाता था, वो आज हमारा गन्ना
सुरक्षित है कि शुगर मिल पर जाएगा। रेट तय करना चौधरी अजीत सिंह का काम नहीं है, रेट तय करना मायावती और मुलायम सिंह का जो प्रदेश में बैठे उनका काम है। जिस दिन हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार होगी, जिस दिन हम उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे, चौधरी अजीत सिंह 500 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ने का। आपको एक और बात, अभी एक नहर की बात लगातार आ रही है, मैं अभी एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस गंगा जल को, जिस हिंदू माइथोलॉजी में गंगा जल को एक छोटी सी शीशी में रखकर हम पूजा करने का काम करते हैं, चौधरी अजीत सिंह के पास उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग हुआ करता था जब हमारी कोलैबोरेशन की सरकार थी। 67 किलोमीटर देवबंद चैनल के द्वारा इस पूर्वी यमन नहर में लिंक देवबंद चैनल लाकर इसमें गंग नहर का पानी लाने का काम यमुना की कैनाल में किया, क्योंकि आज जो इस नहर में पानी है वो चौधरी अजीत सिंह की उस योजना का है। जो सीसी के अंदर गंगा जल था वो आज हमारे खेतों में गंगा जल आने का काम चौधरी अजीत सिंह कर रहा है। बहुत बढ़िया। अभी जो आज का जो मुख्य मुद्दा है वो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी के कार्यकाल की बात है। मुझसे पूर्व अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने चकबंदी का काम किया, चक्रोड़ का काम किया। मैं जानता हूं कि आज तक रालोद 7 बार अजीत सिंह जी को सांसद यहां से चुना गया है, परंतु 7 सालों के अंदर अगर हम कहें सही रूप से तो पब्लिक पूर्ण रूप से पीड़ित है। और जितनी भी शुगर मिल लगाई गई है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं शुगर मिल लगी है, परंतु किसानों का गन्ना शुगर मिल पे जाए, क्रेशर पे ना जाए, क्योंकि क्रेशर पे उसे तुरंत उसका दाम मिल जाता है। और आप मिल पे डाल करके 100 रुपए में बिकवा दो गन्ना। भाजपा सरकार किसान का शोषण करती रही है। आज शास्त्री जी के ध्यान से ये तय हो गया, जब किसान को भाजपा सरकार किसान का शोषण करने का सदा से काम करती है। शास्त्री जी ने गन्ने को व्यापारियों के घर से मील पर भेजने का काम करा है। किसान विरोधी सरकार सदा रही है भाजपा। 80% जनता किसान पर निर्भर है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल नहीं तो कोई खुशहाल नहीं, दुकानदार भी खुशहाल नहीं। चलिए, माहौल की इस गर्मा गर्मी को देखते हुए एक बार अपनी जनता के पास भी जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो इस बात पर क्या कहना चाहती है। बोलिए सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ जो भी है किसान का है, किसान का यहाँ किसान का, लोक दल का नहीं। मैं यहाँ जो भी है किसान का है। किसान के खिलाफ जो बोलने का उसे हम बिल्कुल नहीं बोलने दें। चौधरी अजीत सिंह ने पिछले साल 1 लाख किसान बुला के दिल्ली में ये जो गन्ने का भाव था 129 रुपए रखना चाहते, राज्य सरकार को हक दिला और उसके कारण गन्ना 300 बिका चौधरी अजीत सिंह के कारण। इसलिए वोट देते अजीत सिंह को। बिना अजीत सिंह के किसानों की कोई कुछ नहीं कहता। मोदी का मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, 20-4 योजना का उनमें हमें चाह किसान की थी। किसान है हम, 20-4 और को यहाँ सबसे ज्यादा सड़कें हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन है। एक चीज लेकर आगे मोदी मुझे भरनगर में मरवा दिए। भाई मोदी ने सपन है। आज जो काम हो रहा अभ्यास कभी झगड़ा नहीं हुआ। 1947 में भी इन्होंने झगड़ा करवा दिया है। झगड़ा करवा ले सारे पे, अल्लाह करम ना करो, इस पश्चिम को डाल दो, इसे बढ़ाना। किसानों का प्रदेश है, किसानगिरी की बात करो। यू करना भी उसमें जो होगा कोल्लू में 60 रुपए 70 रुपए। फिर लौटेंगे, बहुत ही जल्द। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विकास का मुद्दा यहाँ उठा है, सुविधाओं का मुद्दा यहाँ उठा है, लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारी जनता में बैठी हुई कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं सवाल करना चाहूंगी उनकी सुरक्षा को लेके कि वो यहाँ पर अपने आप को किस हद तक सुरक्षित मानती हैं। अगर महिलाओं के लिए हमारे परिवार की बच्चियां हैं, हमारे परिवार की महिलाएं हैं, हमारी बहन माताएं हैं, जो बहन जी ने प्रकरण बताया है उस प्रकरण के विषय में आज ही जिला स्तर पर एसपी से मिलकर वो न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। बागपत जिला ऐतिहासिक जिला है। माया त्यागी कांड सारी दुनिया को पता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोकदल ने लाठियां खाने का काम किया। माया त्यागी कांड में
बागपत के लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और उस महिला को न्याय दिलाने का काम किया। इस बहन के लिए भी हम अपनी जान लगाने का काम करेंगे। लोकदल ऐसा इतिहास रचने वाली पार्टी है। बहन जी मैडम, बहन जी, हम आपसे ये वायदा करते हैं, एक मिनट जी। अच्छा, वो बहन जी हो गया। ऐसा है, हम साथियों, एक मिनट, बहुत मैं इस सदन के माध्यम से और इस न्यूज चैनल के माध्यम से बहन जी को और बागपत जिले की एक एक बच्ची को, जो हमारी माता बहन है, ये आश्वस्त करने का काम करता हूं, जब तक लोकदल इस बहन जी की समस्या के लिए माया त्यागी कांड के स्तर तक आंदोलन के लिए भी तैयार है। कल को हम लोग एसपी से मिलकर 11 बजे एसपी से मिलकर आपसे हम अभी उसका सारा ब्यौरा लेंगे और करेंगे। अन्यथा हम लोग 3 दिन में न्याय नहीं मिला, हमारे पुलिस के साथी भी यहाँ हैं, बड़ौत थाने से भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 3 दिन में आपको न्याय नहीं मिला, हम लोग बागपत जिले की पुलिस प्रशासन को घेरने का काम करेंगे आदमी सिस्टम के माध्यम से। और इसके बाद यही नहीं, हम और जो फतेहपुर में एक लड़की को मोटरसाइकिल पर ले जाने वाले लड़कों ने बदतमीजी की थी, मैं खुद उस फतेहपुर गांव में जाकर न्याय दिलाने का काम करा था। इसी प्रकार आपके साथ ये सारा लोकदल परिवार आपके बड़े भाइयों की तरह खड़ा नजर आएगा। और भाजपा की यहाँ पर सरकार थी, उधर बाबरी मस्जिद ढाने का कार्य किया, प्रदेश सरकार ने 2 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा था, लेकिन केवल सरकारी मिल ने वो 2 रुपए दिया था। जो प्राइवेट चीनी मिल थे, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने चीनी मिल वालों से गठबंधन करके वो 2 रुपए देने का कार्य नहीं किया था। उसके बाद में जब फिर सरकार आई तो 7 रुपए क्विंटल कुछ चीनी मिलों ने हमारा रोक लिया, वो भी नहीं दिया। उसके बाद सपा सरकार ने 15 रुपए क्विंटल, सपा की सरकार में जो 125 रुपए का दाम बढ़ा था, वो केवल 110 रुपए का हमें मिला, 15 रुपए नहीं दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के सांसद चौधरी अजीत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और वो गन्ने का 2 रुपए क्विंटल, 7 रुपए क्विंटल, 15 रुपए क्विंटल वो चौधरी अजीत सिंह जी के प्रयास से दिलाने का काम किया। जहां तक यहाँ के विधायकों की बात है, जब भी गन्ने का मुद्दा आया, चाहे वो तहसील में आंदोलन हुआ हो, चाहे वो मलकपुर मिल में आंदोलन हुआ हो, जो भी आंदोलन यहाँ होते हैं, जैसे हमारे विधायक जी ने बताया, हमने 1 महीने तक बागपत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन चला था। यहाँ का विधायक, चाहे यहाँ कोई भी विधायक हो जाओ, इससे पूर्व यहाँ पर बसपा की सरकार थी, 1 मिनट, और बसपा के लोग कहते थे कि हम नोएडा की तरफ पे विकास करेंगे। कहाँ गया वो विकास उनका? आज 2 MLA बसपा के हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए वो आते ही नहीं। विधानसभा में यहाँ के पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, विधानसभा की कार्रवाई हमने निकलवाई, कोई विधायक वहां बसपा का नहीं बोल रहा, और मीडिया वालों को बहका देते हैं कि हमने विधानसभा में भी किसानों का प्रश्न उठा। सर आप बताइए। मेरा ये कहना है कि 2007 से लेकर 2012 तक बीएसपी की सरकार चली, 125 रुपए, जब जिस वक्त बहन जी सरकार में आई 125 रुपए गन्ने का मूल्य था, और हमारी सरकार के द्वारा 125 रुपए बढ़ाने का 5 साल के अंदर काम किया गया, कभी धरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चार बार में हमने 40 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए, और किसी दिन कभी भी जो पेमेंट की आज इस सरकार में जो पेमेंट की आज आवश्यकता पड़ रही है, आज जो किसान को धरना देना पड़ रहा है, कभी धरने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी कोई कोर्ट में नहीं गया, टाइम पे मिल चालू हुए। ये सब जो सपा सरकार जो आजकल चल रही है, सारा ये उसका कुछ किया जा रहा है।
सर आप बताइए, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? भुगतान की जो ये भुगतान के लिए बसपा सरकार के समय हम लोगों को मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा। बसपा सरकार ने ये कह दिया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र ने घोषित किया है हम वही भुगतान करेंगे। उसके बाद दिल्ली में चौधरी अजीत सिंह ने सर्वदलीय लोगों को अपने नेतृत्व में बुलाकर लगभग 10 लाख किसानों की रैली जंतर मंतर पे करने का काम किया। उसके बाद ही किसानों को भुगतान हुआ। ये बात पूर्णतः झूठ है जो भाई ने कहने का काम किया। सर जी आपकी बात को यहाँ पे झूठा ठहराया गया है। मैं विधायक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 4 बार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमारे 4 बार की जो है 4 साल 8 महीने सरकार चली है कि कभी किसान को जो है जो किसान की आज दुर्गति आज हो रही है कि मलकपुर मिल यहाँ पे एक है, ये गन्ना तो जो अभी भाई ने बात कही थी कि गन्ना जाता तो है लेकिन उसका पैसा पिछली बार का भी नहीं आया, अगली बार चलने का तो कब आएगा उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं विधायक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसानों के जो गन्नों के भुगतान की समस्या है वो यहाँ पे नॉर्मली रहती है। कई बार क्षेत्र की जनता ने खुद देखा है नकल के नाम पे किस तरह स्कूलों में घमंड मचे। भुगतान उसमें हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है, आप बताइए उसके लिए क्या कहेंगे? किसानों के गन्ने के भुगतान का इशू, भाई एक बार शांत हो जाओ बिल्कुल। किसानों के गन्ने के भुगतान का इशू, भुगतान का कार्य प्रदेश सरकार का होता है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं हमारी ये डिबेट ही ट्रैक बदले हुए है। हमारी डिबेट विकास की है, हमारी डिबेट गन्ने के भुगतान की है, हमारी डिबेट इस क्षेत्र में होने वाली समस्याओं की है। उन सब का दायित्व प्रदेश सरकारों का होता है। केंद्र का काम अलग है, प्रदेश का काम अलग है, जिले का काम अलग है, कमिश्नरी का अलग है। आपकी डिबेट का हिस्सा प्रदेश है। प्रदेश से आपने कोई भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति ना बुला के आपने इस डिबेट को अधूरा करने का काम किया है। पहले तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ। हमने सबको बुलाया, नहीं वो नहीं आया, आप लिखे जो भी आपके, मुझे अपनी बात कहनी है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल का गन्ने का भुगतान करने के लिए शुगर मिल को कहने का काम नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्य नहीं किया, जो समाजवादी की सरकार है, केंद्र सरकार ने इसको चिंतन किया। जिस केंद्र सरकार में चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ के मंत्री के रूप में यहाँ से सांसद भी हैं, वो हैं। केंद्र की यूपीए सरकार का एक मंत्री समूह का गठन किया गया। शरद पवार, उत्तर हिंदुस्तान के कृषि मंत्री शरद पवार, हिंदुस्तान के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह और नारायण स्वामी जो संसदीय कमेटी के हैं, उन लोगों का एक मंत्री समूह का गठन किया गया। उन्होंने एक निर्णय किया कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ करने नहीं जा रही है, तो किसानों के पिछले वर्ष के भुगतान के बराबर मूल्य उन्होंने पैकेज की घोषणा की, जो शुगर मिल को केवल इस शर्त पर देने का काम किया जाएगा कि शुगर मिल उससे केवल और केवल गन्ने के पिछला किसानों के भुगतान करने का काम करेगा। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि उस पैकेज की भी कुछ शर्तें हैं, जो कि कोई भी सामान, कोई भी पैसा किसी भी बैंक के द्वारा उधार बिना ब्याज के सरकारी तौर से नहीं दिया जाता। इन परिस्थितियों को देखकर उस मंत्री समूह ने एक और बड़ा निर्णय किसान हित में लेने का काम किया। जो किसानों के लिए वो गन्ने के भुगतान का पैसा शुगर मिल को दिया जाएगा, उसका 2 साल तक उस शुगर मिल से, क्योंकि शुगर मिल प्रदेश सरकार के अंडर की है, वो काम नहीं कर रही है, 2 साल तक मूल्य धन का भी वापस नहीं लिया जाएगा। और जो बाकी का ब्याज 12% न्यूनतम ब्याज है, वो भी केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में बैंक में जमा करने का काम करेगी। वो भी शुगर इंडस्ट्री से ना लेकर सीधा किसान को देने का काम किया जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूं, इससे बड़ा निर्णय किसान हित में आज तक स्वतंत्र भारत के राज्य में नहीं हुआ है। ये आज तक का सबसे बड़ा निर्णय है। कहीं कोई किसान के ऊपर मोहर नहीं लगी हुई है। ये किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई लड़ना हम लोगों का काम है। तो पैकेज किसानों को राहत देने के लिए पैकेज दिया। और इसमें भाजपा की भी सरकार नहीं, जानना में भाजपा की भी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, उन्होंने भी विकास किया। सबसे बागपत बना है, देखिए सबसे जिला बागपत बना है, सबसे जिला बागपत बना है। उसके बाद किस कॉलेजों के सामने मुझे बताइए, बता रहेगा।
हमारे रालोद नेता शिक्षा की बात कर रहे थे, तो रालोद नेता को बताना चाहिए कि उस समय छात्रों की संख्या का अनुपात क्या था और अब क्या है। तब कितने महाविद्यालय थे, अब कितने महाविद्यालय हैं, और शिक्षा के सेल्फ फाइनेंस के जितने विद्यालय खुले हैं इनमें किस तरह लूट मची हुई है। कई बार क्षेत्र की जनता ने खुद देखा है, नकल के नाम पे किस तरह स्कूलों में घमंड मचे। महिलाओं की सुनवाई शहर के अंदर रहता था और मजदूरी करता था, उसको आवाज दिया गया, पैसे लेके आवाज नहीं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चाबी दी गई, उसको जो है ताला भी उसका नहीं था, 2 कमरों का आवाज उसको दिया गया। पीछे तो पेट्रोल भाई ले ले। जो आपकी सुप्रीमो है वो केवल खुद की राजनीति करते हैं, नीचे के जो नेता हैं वो कुछ नहीं है। पैसा लेकर आवाज दिया गया अगर आपके पास मीटिंग में उठाया, प्रदर्शन किया उन लोगों को जिनको जरूरत थी, विधवाओं को, उनको लेकर गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोशन बेगम है, विधवा औरत है, उसके पास मकान नहीं, आज पैसे मिला, हमने नहीं मिला, महिला से पैसा मांग लिया, यही पठानकोट की महिला से पैसा मांग लिया, पठानकोट की महिला से पैसा मांग लिया। कोई बसपा का नेता ऐसा नहीं था जो उनका जेब भरूंगा पीता और क्या है। हाँ जी, आप पेपर देंगे, मान्यवर आप पेपर देंगे, आप सबूत देंगे, सबूत देंगे। लता बताता है अरे शांत हो जाइए। आज ये पूरा देश ये चाह रहा है, आम आदमी जो भी चाह रहा है कि बीजेपी सरकार आए, हम भी सोचते आए। और जो बात कर रहे हैं, आप रणनीति की बात कर रहे हैं, वो बात ये है कि इतने फ्लाईओवर बन गए, इतना कुछ बन गया। जो विकास चौधरी साहब ने, उसके बेटे अजीत ने और जैन चौधरी लगे हुए हैं, कोई भी बात नहीं है। तो हमने आज यहाँ विकास के ऊपर बात करी और ना जाने कितने मुद्दे यहाँ से निकलकर बाहर आए, लेकिन अब कार्यक्रम के अंत में मैं यहाँ पे मौजूद सभी प्रमुख लोगों से ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा के चुनाव जो है, जो 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो करीब आ रहे हैं। मैं चाहूंगी सभी नेता अपने अपने पार्टीज की तरफ से उनकी जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं वो अपनी पब्लिक से करना चाहते हैं, एक एक करके हमें वो बताएं। सर, 2014 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस समय हम सन 2014 को लेकर के जो हमारी रणनीति है जिला स्तर पर, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, श्री ओम प्रकाश जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में थी, और उस समय जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब की बार लोग, किसान, जाट, शांति रखिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अब की बार सन 2014 में जिले के अंदर बागपत लोकसभा में 5 विधानसभा है, उनके अंदर महिला सुरक्षित होगी, किसान परेशान नहीं होगा, युवा इस समय दर बदर भटक रहा है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जो बागपत जिला है वो एक वास्तव में अपने अस्तित्व में आएगा, जिसका अस्तित्व अन्य पार्टियों ने समाप्त कर दिया है। दिल्ली के बहुत नजदीक होने के कारण इसका पता नहीं है कि ये कहां, अभी हमारे मुझसे पूर्व जिला अध्यक्ष बता रहे थे कि नक्शे में नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ रही है, पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है, और इसमें किसी भी जाट भाई को, किसी भी किसान को मैं कहता हूं धरने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम प्रयास करेंगे, हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी
जिला स्तर पर प्रयास करेगी। ये जो आरक्षण है इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाए और पूर्ण बहुमत के साथ सन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं की जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से पूछिए कि अगर 2014 में वो जीतते हैं तो उनकी क्या क्या बात रहेंगे? अभी वैसे तो 2014 के, एक मिनट मैडम, वैसे तो 2014 के चुनाव की चर्चा शुरू की थी आपने भी, जो अंत में किया था, लेकिन माननीय शास्त्री जी ने एक जाति विशेष का नाम लेने का काम किया। सौभाग्य से मैं भी उसी जाति में पैदा हुआ हूँ। जाट शब्द का उन्होंने 5 या 6 बार नाम लिया। मैं 5 या 6 ही बात केवल जाट की बताऊंगा जितने बार नाम लिया। नंबर 1 बात, भाजपा ने प्रदेश में रामप्रसाद जी के द्वारा जाटों को आरक्षण देने का काम किया। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन रामप्रसाद जी ने आरक्षण देने के साथ साथ ये कहने का भी काम किया कि एक छोटे से अदने से व्यक्ति को चौधरी चरण सिंह ने उठाकर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमने इसलिए आरक्षण दिया। भाई ये बात करो, बात होने दो। ये तो रही जाट की पहला बात। जाट की दूसरी बात आपने कही, वैसे बहुत अच्छी बात नहीं है। जातियों में बैठ गया, बिरादरी में बैठ गया, गोत्र में बैठ गया, और शास्त्री जी ने तो जाट में ही बांट दिया। मुझे तो नू लग रहा कहीं जाट का भी कुछ अंश है। ना मैं हम बात आपका था, लेकिन इनका तो नहीं था ना। बात सुनो, मुझे तो अपनी बात कहनी पड़ेगी। आप बात सुनो। उसके बाद अब बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में दंगे हुए, किसने कराए इसकी चर्चा की बात नहीं यार। तो आजम खां के पास चले जाओ। बात केवल इन्होंने अपनी बात कही, मैं भी अपनी कह रहा बात। सर अगर 2014 में आप लोकसभा के चुनाव 2014 की बात, 14 जो वहाँ 14 की बात आएगी ना इसमें, जब वो तीनों जगह, तीनों जिलों में दंगे हुए हैं, माननीय मेरे साथी विधायक संगीत सोम जी को, जो थाना सरदने से विधायक है, माननीय सुरेश राणा जी को, जो थाना भवन से विधायक हैं, उनको तो सम्मानित करने का काम आगरा में किया गया। जाटों के लड़के जेल में पड़े, गैरत आ जानी चाहिए लोगों को। जाट को मरवाने का काम कराने होगा ना। हमारे रात के सबके रिश्तेदार मुजफ्फरनगर की जेल में हैं, और वो सारे जाट के लड़के हैं। जाट मरा है, जाट मरा है, जाट मरा है। अगर इसी तरह रहा तो जाट आगे भी मरेगा। अगर आप लोगों ने आज सचेतना होने का काम किया, बिरादरी के लिए खड़े हो जाओ, जिसे नेता मानते हो उसे मानो, मैं भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर जाट के लिए लड़ने का काम करो। दूसरी बात, अभी मोहम्मदपुर में जो 3 मर्डर हुए, उसके बाद 27 लोगों का काम उस मर्डर के अंदर आया। पैरोल पे सेंसरपाल मलिक मोहम्मदपुर निवासी को लाने का काम किया गया बुढ़ाना थाने के द्वारा। ये प्रमाण की बात है। मोहम्मदपुर रायसिंह के सेंसरपाल मलिक को बुढ़ाना थाने में पैरोल पे लाने का काम किया गया। उस जाट के लड़के को, जिनके ऊपर उन 3 एक संप्रदाय विशेष के लोगों के मारने का मुकदमा है, कोई भी पार्टी का व्यक्ति पैरोल पर उस व्यक्ति की सहायता के लिए नहीं आया। आपका ये डॉक्टर अजय तोमर अकेला था वहां, या मोहम्मदपुर के कुछ लोग थे। कहीं के लिए जाट का नाम लेकर हमें कलंकित करने का काम करते हैं, हम लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं। हमारे बच्चों को जेल में भेज के, जिन लड़कों को, जिसकी मां को ये पता था कि मेरा बेटा अगर 1 महीने बाद यूपी पुलिस की भर्ती होगी, आज वो लाइन में लग के पेपर देने का काम करता। मेरा बेटा 20,000 नौकरी लाता, उसकी माँ 20-20 हजार रुपए वकील को देने का काम कर रही। कोई है उनके घर में रोटी पोने वाला है? वे कहाँ है आज? जाट का नाम लेकर हमें कलंकित ना करो, राजनीति करो, सब अपनी वोट मांगो, मैं भी मांगूंगा, आप भी मांगो। 2014 में अगर लोकसभा के चुनाव आप जीतते हैं तो आपकी रणनीतियां क्या रहेंगी? हमारे तो एक ही कहना है, इतनी उम्र होगी, इतने चुनाव हमने लड़े, लेकिन अंतर्गत हुआ सब पार्टी के लोग खड़े हैं। ये पतनाला तो वहीं पड़ेगा जहाँ पड़ता है। हम हमारे समर्थित कैंडिडेट है चौधरी अजीत सिंह यहाँ से जीतते आए हैं, और अजीत सिंह ही 100% यहाँ से जीतेंगे, ये हमारा दावा है। आप बताइए आपकी रणनीति क्या रहेंगी 2014 में अगर आप लोकसभा के चुनाव जीतते हैं? यदि हम 2014 का चुनाव जीतते हैं तो हमारी सबसे पहली रणनीति होगी कि जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के कारण जो विकास की गंगा अवरुद्ध है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर विकास की गंगा बागपत में बहाई जाएगी। बागपत को नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जिस तरह उस NCR क्षेत्र का विकास हुआ, इस तरह विकास किया जाएगा। किसानों के जो बिजली के बिल बढ़ाए गए उनको बागपत का वापस लिया जाएगा, और जो छात्रों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी, रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
जी 2014 में अगर आप लोकसभा के चुनाव जीतते हैं तो आपकी रणनीतियाँ क्या रहेंगी? 2014 में अगर हमारे यहाँ से प्रशांत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि जो पटरी से यहाँ का विकास उतरा हुआ है उसको लाने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से पटरी पे लौट पाए। और यहाँ पे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे सड़कें जो आज खड्डों से केवल ये जो अभी बहन जी ने बताया था खड्डे में सड़कें हैं, उस चीज को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। सभी पार्टियों की अपनी अपनी लोकसभा के लिए रणनीतियां तैयार हैं, मगर देखना ये होगा कि 2014 के लोकसभा चुनावों को कौन जीतता है। हम आपको ले चलेंगे अगली बार किसी और जगह और वहां जानेंगे कि 2014 के लोकसभा के चुनाव जो करीब आ रहे हैं उनके लिए वहां के लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या रणनीतियां हैं। Thank you.